क्या आपको पैसों को लेकर कोई परेशानी है? क्या आपको लगता है कि आपके पैसे पता नहीं कैसे गायब हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अपने पैसों को लेकर और ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए? अगर हाँ, तो आपको यह समरी पढ़नी चाहिए। ऑथर ने इसमें समझाया है कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगर आपको फाइनेंशियल टर्म्स से डर लगता है, तो उसके लिए भी उन्होंने सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी है। इस समरी के जरिए आप पैसों को हैंडल करने के मामले में समझदार बन सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसके ऑथर हैं मोनिका हलान, जो कि भारत के एक बिजनेस मैगजीन मिंट में कंसल्टिंग एडिटर हैं। वो अक्सर सेमिनार और कन्वेंशन में फाइनेंशियल मुद्दों के बारे में बात करती रहती है। डेट, इक्विटी, एसेट और इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी औरों की तरह हैं तो ये चार शब्द सुनकर आपका भी सिर दर्द करने लगता होगा या आपको पूरी तरह बेकार लगता होगा। बदकिस्मती से आप इन शब्दों से बच नहीं सकते और ना ही अपने फाइनेंशियल मुश्किलों से बच सकते हैं। समय आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनेंस के बारे में पढ़ें और सीखें। पैसा तभी डरावना हो सकता है जब आप उसे डरावना समझें। इस समरी में आप सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने पैसों का हिसाब रखना कितना आसान है और आप ऊपर कहे गए चार शब्दों का आसान मतलब समझेंगे। पैसों के बारे में बात करना या सोचना मुश्किल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कभी ऐसा भी समय रहा है जब आप अपने पैसे के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे? जब आप काम पर जाते हैं तो आप बिल्स पे करने के बारे में सोचते हैं। बस में जब ड्राइवर आपको बताता है कि बस का किराया बढ़ गया है तब आप चिंता करते हैं। आपको कैफे में एक पेस्ट्री खरीदने में भी बुरा लगता है कि आप इस पैसे को बाद के लिए बचा सकते थे, हालांकि आप अच्छी पेस्ट्री खाए हुए बहुत समय हो गया है। आपको पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम कभी खत्म होती नहीं दिखती। सभी परेशानियों का हल है। कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर खुद हैंडल कर सकता है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक पैसे के बक्से की तरह देखिए। अगर आसान लगे तो आप इसे पिग्गी बैंक की तरह भी देख सकते हैं। आप उस मनी बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं और आप रेंट, रोज के खर्चों, इमरजेंसी जैसे खर्चों के लिए उस बॉक्स से पैसे निकालते हैं। अक्सर महीने के आखिर में उस बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं। वह बचे हुए पैसे आपके बच्चों के कॉलेज के खर्चे या आपके रिटायरमेंट प्लान में जा सकते हैं। तो लोग यह गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि मनी बॉक्स में बचे हुए पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए है। वह तुरंत स्टॉक्स खरीदने के बारे में सोचते हैं या फिर पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या बचे हुए पैसे इस्तेमाल करने का यही सबसे अच्छा तरीका नहीं है? तो हाँ, यही सही तरीका है, लेकिन आपका सबसे पहला कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बचे हुए पैसे हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बचे हुए पैसे को मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चले जाने या किसी फैमिली मेंबर की डेथ जैसे इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए आपका पहला कंसर्न यही होना चाहिए कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड समय के लिए आप कुछ पैसे अलग करके रखें, खास तौर पर उस समय के लिए जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। डजंट स्टैश दैट कैश। इस बुक की जो ऑथर है मोनिका, वह अपने दोस्त अनु से बिल्कुल अपोजिट है। जहां मोनिका हर चीज प्लान करके एक मेथड के साथ करती है, वहीं अनु किसी चीज को प्लान नहीं करती और तुरंत डिसीजन ले लेती है। अनु एक केयर फ्री सिंगल पेरेंट है। वह फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती है। अनु को पैसे के बारे में बात करना बोरिंग लगता है और उसके पास पैसे बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एक दिन लंच के समय मोनिका को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अनु पहली बार अपनी फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। वह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि उन्हें नहीं पता था कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। उन्हें यह तो समझ में आ रहा था कि उनका पैसा बैंक में आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था। तो क्या आप भी अनु की तरह हैं? क्या आप भी नहीं समझ पाते कि आपका पैसा कहाँ गायब हो गया? क्या आप हमेशा यह कहते हैं कि आपके पैसे सेव करने के लिए जितने पैसे नहीं है? अनु की और प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसे खर्च होने के तरीके में कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास अपने खर्च का हिसाब रखने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं उस पर ध्यान दें। हाँ, यह सुनने में बोरिंग लगता है। अपने खर्च का हिसाब रखना कोई मजेदार काम नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि हालांकि आप यह सोचते हैं कि आप खर्चीले नहीं हैं, लेकिन आप सेल या डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही तुरंत कोई चीज खरीद लेते हैं। आप ग्रोसरी खरीदते समय अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर जब आपके पास कम पैसे बचते हैं तब आपको आश्चर्य होता है। अनु को अपने खर्चों का लिस्ट बनाना बोरिंग लगता है। ज्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह झंझट लगता है। इसीलिए मोनिका खर्च का हिसाब रखने के लिए एक आसान और बेहतर तरीका बताती है। अपने पैसों को जरूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मोनिका अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटती है: इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। ये सुनने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन इसी का तो मोनिका ने भरोसा दिलाया था। जो बुक की ऑथर है मोनिका, उन्होंने 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती है। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। वे नाम है इनकम अकाउंट, स्पेंड अमाउंट एंड इन्वेस्ट इट अकाउंट। नाम में बहुत ताकत होती है। अब आप मान लीजिए कि आपके लॉन में रोज एक मुर्गा दौड़ता फिरता है। आप उस मुर्गे को पसंद करने लगते हैं और उसका नाम चीकू द चिकन रख देते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी चीकू को मारकर खा पाएंगे? मोनिका को नहीं लगता आप ऐसा कर पाएंगे। किसी चीज को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे चोट पहुंचाने से हमें गिल्ट महसूस होता है। इसीलिए मोनिका अपना बजट जल्दी से जल्दी बनाती है। जैसे उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वह जरूरत के पैसे स्पेंड इट अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्ट इट अकाउंट में डाल देती है। आप मोनिका के इस तरीके के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी बहुत कम है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी आपका इकलौते पैसे का सोर्स नहीं है। आप जिंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाए, जिससे आपका उस समय का खाने का खर्चा बच जाता है। आपके काम में आपको रिफंड या डिस्काउंट मिले, या आपका कोई दोस्त आपसे लिए हुए उधार पैसे लौटा दे। पॉइंट यह है कि कई बार हम एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुरंत खर्चा ना कर दें, बल्कि अपने इनकम अकाउंट में डालें। कोशिश करें जितना हो सके अपने हाथ में कैश ना रखें, क्योंकि जब आपके हाथ में कैश नहीं होता तो उसे खर्च करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू कीजिए, उससे सीधे चीजें आसान हो जाएगी। मोनिका के अनुसार आपको यह पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले आप उसे सभी अकाउंट में बांट दें और ध्यान दें कि जो अमाउंट आपने स्पेंड इट अकाउंट में डाला है, क्या वह आपके लिए काफी है या फिर यह आपको कम लग रहा है। क्या आपके इन्वेस्ट इट अकाउंट में जरूरत के जितना पैसा है? इनमें से किसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, अपने इन्वेस्ट इट अकाउंट के पैसे अपने स्पेंड इट अकाउंट में मत डालिए। कि आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से यह हुआ कि मोनिका को समझ में आया कि वो महीने भर में कितना खर्च करती है और किस तरह छोटी छोटी खरीदारी में भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। आगे चलकर इससे उन्हें यह भी समझने में मदद मिली कि वह इन्वेस्ट इट अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है। मोनिका को यह समझ में आया कि अगर वह कोशिश करे तो वह काफी पैसे बचा सकती है। यह सब आप पर भी लागू होता है। पैसे में लेबल लगाने का आप भी बिहेवियर इकोनॉमिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आपका ब्रेन उस लेबल को समझता है और आपको बेकार के पैसे खर्च करने से रोकता है। आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। समय के साथ आप उन लेबल्स के साथ छेड़छाड़ करना नापसंद करने लगते हैं। आपकी तरह मोनिका भी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उन्हें यह मुश्किल और डरावना लगता था, और साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे नहीं है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मोनिका के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, उन्हें सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने की जरूरत थी। मोनिका भी आपकी तरह यह स्ट्रगल कर रही थी। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मोनिका और उनके पति की कमाई से उनका खर्चा मुश्किल से चल रहा था। एक नए शादीशुदा कपल होने के कारण उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उनकी एक बेटी हुई। हालांकि मोनिका और उनके पति के नए मेंबर को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल रिस्क भी झेलने पड़े। मोनिका जब भी काम पर जाती तो उन्हें अपने पास ना पाकर उनकी बेटी रोने लगती। इसीलिए मोनिका ने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। वह अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ देना चाहती थी। उनके परिवार और दोस्तों को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मोनिका को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अपनी बेटी पर ध्यान देना ऐसा काम नहीं था जिसके लिए उन्हें कभी पछतावा हो या हुआ हो।
हाँ, यह उनके लिए मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ़ उनके पति थे। हालाँकि मोनिका इधर-उधर के काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन वह कमाई रेगुलर नहीं थी। वह दोनों अक्सर बाहर का खाना नहीं खा पाते थे, ना ही छुट्टियों में छुट्टी ले पाते थे। लेकिन मोनिका को ये पता था कि वक़्त हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया। उस स्ट्रगल के दौरान मोनिका ने कुछ सीखा। मोनिका ने बहुत मेहनत करके पैसे खोज निकाले। यह सीख आप पर भी लागू होती है कि मुश्किल समय में क्या आप भी पैसे पा सकते हैं? क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं? आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे नहीं है, लेकिन यह कारण बकवास है। यह कहना ऐसा है जैसे कि आप कह रहे हो आप एक्सरसाइज शुरू करने के लिए फिट होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर आप ठीक से खोजेंगे तो आपको हमेशा पैसे मिलेंगे, खास तौर पर जब जब आपको पैसे मिलते ही आप उस पर इनकम का लेबल लगा दें। मोनिका के अनुसार इस हिचकिचाहट का कारण मीडिया, जो इन्वेस्टमेंट को गलत ढंग से लोगों को दिखाता है। न्यूज़ और मूवीज में आप इन्वेस्टमेंट को एक लाइन की तरह स्क्रीन में ऊपर नीचे जाते देखते हैं। लोग बहुत तेजी से और कुछ चिल्लाकर भी बोलते हैं। वह ब्रोकर्स, स्टॉक्स और कई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह सब ट्रेडर के नज़रिए से दिखाया जाता है। आप एक इन्वेस्टर हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। याद रखें, इसे इन्वेस्टर के तौर पर पढ़ें। ट्रेडर होना एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। सवाल पूछने से डरे नहीं। इन्वेस्टर अक्सर इस बारे में अपने एक्सपर्ट राय शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। मोनिका के अनुसार इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सवाल है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में गाइड का काम करेंगे, इसीलिए खुद से पूछे, क्या इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों को कॉलेज भेजने में आपकी मदद कर सकता है? क्या यह इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 5 सालों में कार खरीदने में मदद कर सकता है? मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यह सवाल आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जवाब बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, कितने समय के लिए करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने इन्वेस्ट करने के लिए पर्पस को ज़्यादा महत्व दीजिए, जिससे आपका दिमाग जल्द से जल्द मेंटल अकाउंटिंग करना शुरू कर दे। सबसे सही समय अभी है। यह बिल्कुल एक्सरसाइज करने की तरह है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। अगर इन्वेस्ट करना आपको अभी भी डरावना लगता है, तो आप मेंटल अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टेड अकाउंट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं: ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फार अवे। ऑलमोस्ट देयर में आप वह इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप आने वाले 2 से 3 साल में करने वाले, जैसे कि घर खरीदना या कहीं घूमने जाना। इन सम टाइम में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जो आप आने वाले 3 से 7 साल में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान या फिर बच्चों की कॉलेज फीस। फार अवे में आप ऐसे खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका आपको अभी अंदाजा नहीं है, जैसे कि रिटायरमेंट। हालांकि आपको लग रहा है कि आपको रिटायर होने में अभी काफी समय है, लेकिन धीरे धीरे इसे रिटायरमेंट का समय करीब आ ही जाएगा। यह जानना कि आप अपना पैसा किस पर खर्च करेंगे आपके पैसे के मामले में समझदार बनाता है। एग्जैक्ट अमाउंट होना जरूरी नहीं, अपने खर्चे का एक एस्टिमेट यानी अंदाजा होना ही काफी है। इक्विटी और रियल एसेट्स ऐसे 3 कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वह हर चीज जो आप बोरो करते हैं यानी उधार लेते हैं, वह डेब्ट होता है। किसी बिजनेस का मालिक होना, उससे जुड़े रिस्क को उठाना, उसे इक्विटी कहते हैं। डेब्ट और इक्विटी को फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। वहीं रियल एसेट्स वह चीज है जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि सोना या रियल एस्टेट, मतलब जमीन और घर। आपके मनी बॉक्स में डेब्ट, इक्विटी और रियल एसेट्स के लिए भी जगह होनी चाहिए। डेब्ट क्या है, यह आपको पहले से ही पता होगा। आपका घर, कार या क्रेडिट कार्ड लोन पर हो सकता है, लेकिन मोनिका के लिए इसका अलग ही मतलब है। मान लीजिए आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक आपके डिपॉजिट को एक उधार के रूप में देखेगा। आप उन्हें अपना पैसा रखने के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब आप उस पैसे को खर्च करने के समय को आगे बढ़ा रहे हैं। बैंक आपको ये समझदार काम करने और पैसे खर्च ना करने के लिए अवार्ड के तौर पर इंटरेस्ट देता है। आपके पैसों को लेकर आपके बैंक पर जो भरोसा दिखाया है, उसके लिए बैंक एहसानमंद होता है। इस तरह ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन। सोना एक रियल एसेट है और भारत में बहुत सोना है, जिसका मतलब है भारतीयों के पास काफी सोना है। एक तरह से इन्फ्लेशन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। क्या मतलब?
इसका मतलब है कि समय के साथ सोना और महंगा होता जाएगा। फिर भी सोना आपको बैंक जितना इंटरेस्ट नहीं देता और आप इसे किसी को उधार नहीं दे सकते। यह इसके दो डिसएडवांटेज हैं। सोना से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाए। मान लीजिए आपने 3 साल पहले सोना खरीदा था, अगर आप उसे आज बेचने जाए तो उसका सिर्फ 2-3% ही रिटर्न रेट मिलेगा। एस्टेट भी एक तरह का रियल एसेट्स है और बहुत से लोग इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं। लेकिन अगर आपने इसे समझदारी से नहीं किया तो आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबके लिए नहीं होता। आपको समय समय पर इसके मेंटेनेंस पर खर्च करना होगा, फिर इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस का भी खर्च होगा। मतलब कि यह एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो सबके लिए नहीं है। तो ऐसा मत सोचे कि आप कोई जगह खरीद कर तुरंत अमीर हो जाएंगे। हाँ, यह हो सकता है कि आपके दोस्त इसके ज़रिए पैसा कमा रहे हों, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ऐसा ना कर पाएँ। अपना पैसा कहीं भी लगाने से बहुत बार उसके बारे में सोचें और फिर फैसला लें। मामले में सावधान रहना चाहते हैं, तो आपको कोई चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि आप खरीद सकते हैं। आपको मनी मनी बॉक्स याद है? जो भी चीज़ आप खरीदें उसकी आपके मनी बॉक्स में ज़रूरत होनी चाहिए। या यूँ कहिए कि आपको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो खरीदने के लायक हो। अब आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट खरीदने के लायक है या नहीं? तो इसके लिए कुछ खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, उसकी कॉस्ट यानी कीमत। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट देखना आम बात है। कॉस्ट 3 तरह की होती है। उसमें से एक है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे कि बस का टिकट। दूसरा है ऑनगोइंग कॉस्ट। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए बार-बार पे करना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। तीसरा है एग्जिट लोड। यह वह पैसा है जो आपको तय समय से पहले बाहर निकालने के लिए देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन कुछ कारणों से आपको बीच में ही वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा है उसका रिटर्न। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सोचकर ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले यह देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट की रिटर्न देने की काबिलियत कितनी है। ऐसे प्रोडक्ट से संभल कर रहिए जो ऑब्सोल्यूट नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। एक इन्वेस्टमेंट एजेंट आपको किसी एक खास स्टॉक में आरएस 1 लाख इन्वेस्ट करने के बारे में बताता है और कहता है कि उसके बदले में आपको 5 लाख का रिटर्न मिलेगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिससे एजेंट नहीं बताता, वो ये है कि उस 1 लाख को आरएस 5 लाख बनाने में 30 साल लगेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हर साल सिर्फ 5.5% होगा। रिस्क और रिटर्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। छोटे रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बड़े रिटर्न, जैसा कि हमने पहले बताया, उनमें काफ़ी रिस्क होता है। बड़े रिटर्न के लालच में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। थर्ड, एग्जिट यानी समय से पहले निकालने की कीमत। इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप एक तय समय से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यह कंपनियों का तरीका है यह पक्का करने का कि आप इन्वेस्टमेंट में और पैसे डालते रहेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यह एग्जिट लोन जैसा ही है। ट्रेडिशनल प्लान को तोड़ना मुश्किल होता है, जैसे लाइफ या चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए आपने शुरू के 3 साल के अंदर ही पे करना बंद कर दिया है, तो यह भी हो सकता है कि आपको अपना पैसा वापस ना मिले। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले आपने सीखा कि पैसे बचाने सबसे आसान काम है। आपका ये कहना कि सेव करने के लिए पैसे बचे ही नहीं तो सिर्फ एक बहाना है। इससे बचने के लिए आपको बस एक मनी बॉक्स को विजुअलाइज करना है। यह वह मनी बॉक्स है जिसमें आप अपनी इनकम रखते हैं और यहीं से आप खर्च करने के लिए पैसे निकालते भी हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी समझने की और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे बचे हैं तो उसे तुरंत इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए, उसे इमरजेंसी के लिए बचा कर रखिए। दूसरी चीज़ वो जो आपने सीखी है, आप फाइनेंशियल सेटअप के बारे में जितनी जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा है। आप पैसे के लिए एक सिस्टम बनाएं, उसे कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसों को ज़रूरत के हिसाब से बांटें। मोनिका इसके लिए 3 कैटेगरी बताती है: इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग।
तीसरी चीज जो आपने सीखी है वह है जानकारी की ताकत यानी लर्निंग के पावर। आपको इन्वेस्टमेंट तब तक डरावना लगता है जब तक आप इसके बारे में जानकारी नहीं पा लेते। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए समय निकालें। चौथी चीज जो आपने सीखी है वह है इन्वेस्टमेंट के 3 मेन फीचर होते हैं, जैसे कि डेट, इक्विटी और रियल एसेट्स। फायदेमंद इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आपको तीनों टर्म्स के बारे में जानना होगा। सही जानकारी ना होने के कारण इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते। पांचवी चीज यह है कि कोई भी प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। आपको कीमत यानी कॉस्ट, रिटर्न और तय सीमा से कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकलने की कीमत के बारे में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सीखने के लिए समय निकालें। आप जितना कम जानेंगे लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। नॉलेज ही असली पावर है। इसे अपने पैसे को बढ़ाने और खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्या आपको ये समरी बहुत ही अच्छा लगा होगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, इससे आपको कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बी सेफ, बी हेल्दी।